Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्ते। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभी स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत 70वें पुष्प भाव का मार्गदर्शन मिलने वाला है। आप हैं प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी। आप पति हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में। सौभाग्य है कि आज आप जैसे महानुभाव का मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होने वाला। विषय बड़ा ही अद्भुत है, नई शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर भारत। आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन है पूरी टीम की ओर से। हमारे साथ में विकास राज जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। आप यूपीएससी के छात्र हैं, बड़े ही गतिशील रहते हैं, तो आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। तो आज के प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी को आमंत्रित करते हैं। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध श्री विशाल जी, श्री आलोक जी, श्री सुनील जी, श्री निहाल जी, श्री विकास राज जी, श्री सिद्धार्थ जी एवं पूरी टीम तथा अत्यंत प्रिय श्री मनीष जी, आज हम नई शिक्षा नीति एवं आत्मनिर्भर भारत पर विचार विमर्श करने के लिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, एकत्र हैं। नई शिक्षा नीति में स्वदेशी, स्वभाषा, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल है, आग्रह है और इसके लिए सम्यक व्यवस्था है। यह नई शिक्षा नीति सुविचारित, सुव्यवस्थित, समेकित और सर्वसमावेशी है। संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाली है। जग को जड़ से एवं मनुष्य को मनुष्यता से जोड़ने वाली है। सनातनता को आधुनिकता से जोड़ने वाली है। भारतीय परंपरा और चिंतन धारा को वेगवान बनाने वाली है। मानविकी, कला, विज्ञान, वाणिज्य, स्पोर्ट्स सेट में आदिवासी और अन्य ज्ञान सहित पारंपरिक भारतीय ज्ञान को पाठ्यक्रम में समाहित करने वाली है। वंचित क्षेत्र एवं समूह के लिए इसमें विशेष शैक्षणिक प्रक्षेत्र बनाने की व्यवस्था है, निधि की स्थापना की व्यवस्था है। और इस तरह भारत में जो भी पारंपरिक ज्ञान है, विचारधारा है, हमारी मान्यताएं हैं, सबको पहली बार शिक्षा नीति में पर्याप्त स्थान दिया गया है। हमारे यहाँ भारतीय अस्मिता को लेकर, यत्ता को लेकर विशेष चिंता और चिंतन होता रहा है और इस पर हम सभी ने आचार्य परंपरा में बहुत अधिक ध्यान दिया है। इसमें पूरी शिक्षण प्रणाली ही लगी हुई है। हमारे देश में 3 प्रकार की शैक्षणिक व्यवस्थाएं थी। 3 विश्वविद्यालय थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। नालंदा में शास्त्र ज्ञान का विधान था। जितने भी शास्त्र हैं, मनुष्य की उन्नति के, मानव मूल्यों को सहेजने के लिए, विकसित करने के लिए और उसके प्रति जन सामान्य में आकर्षण पैदा करने के लिए और प्राप्ति का भाव पैदा करने के लिए यह शिक्षा व्यवस्था नालंदा में थी। तक्षशिला में शास्त्र ज्ञान और शस्त्र ज्ञान दोनों के लिए व्यवस्था थी और वहीं से पढ़कर चाणक्य आए हुए थे। विक्रमशिला में शिल्प की शिक्षा दी जाती है। शिल्प विधान, अभियांत्रिकी, भेषज, कला कौशल, जितना भी रचनात्मकता का क्षेत्र है, जिससे स्थापत्य भी है, निर्माण भी है, सबके बारे में जो शिक्षा की व्यवस्था थी वह विक्रमशिला में थी। पहली बार भारतीय शिक्षा नीति में इन सभी मान्यताओं को, व्यवस्थाओं को स्थान दिया गया है। इसीलिए कहते हैं कि यह नई शिक्षा नीति
इसका स्वरूप वैश्विक है और इसकी आत्मा भारतीय है। इसमें स्वभाषा पर विशेष बल है कि हम आरंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त करेंगे। संस्कृत के प्रति विशेष आग्रह है क्योंकि भारतीय आर्ष परंपरा, आर्ष ग्रंथ, यह सब संस्कृत में ही सुलभ है और आरंभिक ज्ञान की जितनी भी विधाएं हैं उनका अनुशीलन और प्रणयन संस्कृत भाषा में ही किया गया है। वह भाषा जिसे पाणिनि और यास्क जैसे मनीषियों ने समृद्ध किया है और व्याकरण सिद्ध किया है। यह विशेषता है। इस शिक्षा नीति की 4 विशेषताएं हैं। पहला, यह समग्र है, कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें बहुत सारे विषयों को स्पर्श करने की व्यवस्था है। आधार से शिखर पर जाने की व्यवस्था है, या आप कह लें आधार से आकाश तक की पहुंच बनाने वाली शिक्षा देने की व्यवस्था है। यह इंटीग्रेटेड है, एकात्मता इसकी विशेषता है। प्रत्येक विषय में पारस्परिक संबंध, जितने भी विषय हैं उसमें पारस्परिक संबंध का विधान है, अर्थात अंतर विषयक और अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की व्यवस्था इस नई शिक्षा नीति में है। यह इंक्लूसिव है, समावेशी है। पहली बार शिक्षा को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है जहां तक इसका ना अभी विस्तार था, ना प्रसार था, ना प्रचार था, अर्थात हर व्यक्ति को शिक्षा व्यवस्था के दायरे में लाने का विधान है। पहली बार शिक्षा व्यवस्था में श्रम की महत्ता को स्वीकार किया गया है। अब तक जो लोग शिक्षा की वैकासिक व्यवस्था में हाशिए पर थे, वंचित वर्ग के लोग थे, अथवा किन्हीं कमियों के कारण शिक्षित नहीं हो पा रहे थे, उनको इस शिक्षा व्यवस्था में लाने की सम्यक व्यवस्था कर दी गई है और अब सबके पढ़ने का अवसर होगा। यह भविष्योन्मुखी है, अर्थात न केवल वर्तमान को व्यवस्थित करने का विधान इस शिक्षा व्यवस्था में है, वर्तमान को सुदृढ़ करने की व्यवस्था इस शिक्षा नीति में है, वर्तमान को और चमत्कृत करने की सोच इस शिक्षा नीति में है, अपितु यह भविष्योन्मुखी है। कारण कि हमें भविष्य के भारत की भी रचना करना है और भविष्य में भारत को हम जो नॉलेज सोसाइटी है उसमें सर्वोपरि रखना चाहते हैं। इसका विधान इस शिक्षा व्यवस्था में है। उस ज्ञान की निर्मित करनी है जिसके चलते हम पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। आने वाली दुनिया ज्ञान लोक के नाम से जानी जाएगी। इस ज्ञान लोक में भारत महानतम शक्ति बने, इसकी सोच इस शिक्षा नीति में है, इसका संकेत इस शिक्षा नीति में है और इसका संदेश इस शिक्षा नीति में है। इसलिए यह शिक्षा नीति बहुत ज्यादा व्यापक, बहुत ज्यादा सर्वसमावेशी और सर्वोपरि केवल सैद्धांतिक ही नहीं है, यह व्यवहारिक शिक्षा नीति है और इसीलिए इसमें नैतिकता और मानव एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति आग्रह व्यक्त किया गया है, जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान भाव, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति और अभिरुचि, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, बहुलतावाद, समानता और न्याय, यह सब कुछ इस शिक्षा नीति में निहित है और शिक्षण और अधिगम में बहुभाषावाद और भाषा की शक्तियों को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था की गई है। इसीलिए इसमें विकास करने के सारे सूत्र निहित हैं। या आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत की वैकासिक प्रक्रिया के उन्नयन का स्रोत है। इसके माध्यम से सर्वविध विकास सुनिश्चित होगा, ऐसा दृढ़ विश्वास है। के माध्यम से सुधार होता है, उद्धार होता है, पुनरुद्धार होता है और परिष्कार होता है। इस शिक्षा में माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो इस समय राजनीतिक फलक पर
महानायक रूप में समादित हैं। संदेश साफ साफ झलकता है, संकल्प से सिद्धि की ओर जाने का संदेश, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश, आत्मनिर्भर भारत का संदेश और आने वाले दिनों में दुनिया की महानतम शक्ति बनने का संदेश, यह इसमें निहित है। माननीय शिक्षा मंत्री जी इसके लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं। उनका कथन है कि हर परिवर्तन जो श्रेयस्कर है, जो अभीष्ट है और जो प्रेय है, अर्थात क्रियात्मक, संरचनात्मक और सुधारात्मक परिवर्तन शिक्षा के माध्यम से संभव है। इसलिए शिक्षा नीति सभी का ध्यान करके बनी हुई है और इसका क्रियान्वयन अब आरंभ हो रहा है और इसके माध्यम से निश्चय ही राष्ट्र हर क्षेत्र में विकास के शिखर पर होगा। पहली बार शिक्षा नीति में आधार से शिखर तक पहुंचने का विधान है, अर्थात देती है। 5+3+4 का विधान है शिक्षा के लिए, जहां अंक और अक्षर ज्ञान कराया जाएगा विद्यार्थियों को, जहां भाषा और भाव का बोध कराया जाएगा विद्यार्थियों को, जहां वैज्ञानिक प्रवृत्ति की जानकारी दी जाएगी विद्यार्थियों को, और जहां व्यावसायिक शिक्षा क्या है, जीवन में आगे चलकर बढ़कर बनना क्या है, यह सोच उनके अंदर विकसित हो सके, यह व्यवस्था की गई है। इसीलिए पहली बार आंगनबाड़ी से लेकर और विश्वविद्यालय तक को इस शिक्षा के विधान में स्थान दिया गया है कि कैसे आरंभ में प्री स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, फिर कैसे आगे चलेंगे, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे और बढ़ करके तब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे। यह व्यवस्था की गई है कि अभी स्कूली शिक्षा तक जो एनरोलमेंट है वह पर्याप्त नहीं है। विधान किया गया है कि 2030 तक यह एनरोलमेंट, नामांकन 100% हो जाए। इसके बाद विद्यार्थी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। अभी वहां नामांकन भी पर्याप्त नहीं है। अभी 26.3% नामांकन होता है उच्च शिक्षा में। इसे 2035 तक बढ़ाकर 50% करने का संकल्प है। पहली बार शिक्षा व्यवस्था में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है, अर्थात अब विद्यार्थी के पास विषय चयन का विकल्प होगा। अब तक जो विद्यार्थी स्नातक में शिक्षा लेने के लिए आते थे, उन्हें विषयों के समूह दे दिए जाते थे, उन्हीं समूहों में से कोई उन्हें पढ़ना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब केवल कानून और चिकित्सा की शिक्षा को छोड़कर जितने प्रकार की शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षा है, सबको एक में जोड़ा गया। उसमें इंजीनियरिंग भी है। अब विद्यार्थी मेटलर्जी के साथ म्यूजिक पढ़ सकता है, हिंदी पढ़ सकता है, हिंदी और राजनीति विज्ञान के साथ वो वनस्पति विज्ञान पढ़ सकता है। अर्थात अब विद्यार्थी के पास विकल्प होगा, वह स्वतंत्र होगा कि वह कौन सा विषय पढ़े और अपनी अभिरुचि के अनुसार से पढ़े। तो पहली इसमें जो दी गई है विशेषता, वह विषय चयन की विशेषता है, जो बहुत बड़ी चीज है। अब विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप यही समूह पढ़ेंगे। विद्यार्थी की जैसी अभिरुचि होगी वह विषय पढ़ सकता है। इसके पीछे भी एक कारण है। कारण यह है कि स्नातक स्तर तक 3 प्रकार की डिग्री का विधान कर दिया गया है। एक वर्ष अगर कोई विद्यार्थी पढ़कर निकलता है तो उसे सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी और वह किसी भी आजीविका के क्षेत्र में जा सकता है जो सर्टिफिकेट के आधार पर उसे मिल सके। 2 वर्ष के बाद उसे डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी और इस डिप्लोमा के आधार पर अगर वह कोई नौकरी कर सकता है तो उसमें जा सकता है। लेकिन सर्टिफिकेट के बाद जो नौकरी कर रहा है उसमें मन भर गया, उसे लगता है कि मैं आगे पढ़ूं, तो इसके लिए पुनः प्रवेश की सुविधा है। डिप्लोमा के बाद अगर विद्यार्थी लगता है आजीविका के आगे हम दूसरी आजीविका जो स्नातक की डिग्री के बाद मिलती है तो आ सकता है और आगे की पढ़ाई शुरू कर सकता है। इस प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का क्रेडिट उसका सुरक्षित रहेगा
जिसे एकेडमिक बैंक का क्रेडिट कहते हैं या एकेडमिक क्रेडिट बैंक कहते हैं, उसकी सारी क्रेडिट उसमें सुरक्षित रहेगी डिजी लॉकर में, और नौकरी करने के बाद जब भी आए फिर से आगे की पढ़ाई कर सकता है। अर्थात जो मूल भाव इसके पीछे है कि विषय चयन की स्वतंत्रता के साथ ही साथ उसे व्यवसाय चयन की भी स्वतंत्रता होगी। एक व्यवसाय छोड़कर वह दूसरे व्यवसाय में शिफ्ट कर सकता है अपनी शिक्षा, क्षमता, प्रशिक्षण और योग्यता के आधार पर। यह इस शिक्षण व्यवस्था की नई शिक्षा नीति में बहुत बड़ी विशेषता है और यह छात्रों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। लेकिन यह सुविधा स्नातक स्तर तक ही है। स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का भी होगा और 4 वर्ष का भी होगा। इसके आगे अनुसंधान, जिस पर भारत सरकार का विशेष बल है, और हमारे यहाँ बहुत पहले जय जवान और जय किसान का नारा था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें एक और शब्द जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। परमाणु परीक्षण हुआ 1998 में, और माननीय मोदी जी जब आए तो उन्होंने एक और शब्द जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसलिए शिक्षा नीति में अनुसंधान के ऊपर विशेष बल है। जो विद्यार्थी 3 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम पूरा करेगा उसे 2 वर्ष का पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर के लिए करना होगा, और फिर उसे पीएचडी में सीधे प्रवेश मिलेगा अनुसंधान करने के लिए, शोध करने के लिए। जिस विद्यार्थी ने 4 वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम किया है, ऑनर्स किया हुआ है, उसे 1 वर्ष और पढ़ना पड़ेगा, तब फिर उसे पीएचडी के लिए प्रवेश मिल सकेगा और वह शोध कार्य करेगा। इस शिक्षा नीति में एमफिल को बाहर कर दिया गया है, अब उसके लिए कोई स्थान नहीं है। और इस माध्यम से जो अनुसंधान होगा वह उत्कृष्ट कोटि का होगा, क्योंकि यह मान्यता है कि क्वालिटी रिसर्च इज एसेंशियल फॉर क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन हो, क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, इसके लिए आवश्यक है कि क्वालिटी रिसर्च भी हो। क्वालिटी रिसर्च का आशय है कि जिसमें तथ्य संकलन प्रामाणिक हो, जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, पूर्ण उत्तरदायित्व। विश्वास पूर्वक कहता हूं कि मैंने जो भी तथ्य संकलित किए हैं वो प्रामाणिक है। ज्ञान परख होना चाहिए, समाजोपयोगी होना चाहिए, यह समाज के लिए उपयोगी हो, रचनात्मक होना चाहिए। शोध और अनुसंधान की दिशा रचनात्मक ही होती है, और जहां रचनात्मक नहीं होती है वहां से विषाणु निकलने लगते हैं, जैसे हमारे एक पड़ोसी देश की प्रयोगशाला में हुआ। और विषाणु कोविड-19 के चलते जो दृश्य है, आज पूरी दुनिया परेशान है, और ऐसा पड़ोसी जो सीमा पर अकारण हलचल उत्पन्न करना चाहता है और इसका कुफल भोगने के लिए अब वह अभिशप्त है, उसे भोगना ही पड़ेगा। तो हमेशा जो अनुसंधान हो, समाजोपयोगी हो, जिसकी ग्राह्यता हो, जिसकी उपादेयता हो और जिसमें मौलिकता हो, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यही जो रिसर्च होता है इसे क्वालिटी रिसर्च कहते हैं। एक मान्यता, हमारा देश कृषि और ऋषि परंपरा का देश है। एक मान्यता है कि शोध का आशय तब पूरा होता है जब यह फ्रॉम लैब टू लैंड पहुंचता है, प्रयोगशाला से जब यह भूतल पर पहुंचता है, और उसका लाभ इस देश के किसान को मिलता है, नौजवान को मिलता है, उद्योगों को मिलता है, तब इस अनुसंधान का, शोध का लाभ होता है। तो इसलिए इसकी व्यवहारिकता भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। हम ऐसा कर सकें, इसके लिए हमें 4 प्रकार की रेडीनेस चाहिए, तैयारी। पहली तैयारी होती है इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस। जितने शिक्षण संस्थान हैं उनकी तैयारी किस प्रकार से हो, क्योंकि आज जो शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया है वह ब्लेंडेड मोड से है, और आज हम आपसे संवाद इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया ही इस अदृश्य विषाणु से अप्रभावित है, और इसलिए हम इसके माध्यम से ही एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं, संबंध कर रहे हैं और संवाद कर रहे हैं। तो ब्लेंडेड मोड में जो पढ़ाई हो रही है,
इसके लिए शिक्षण संस्थान कितने तैयार हैं। उनके यहाँ क्लासरूम के साथ ही साथ अब वर्चुअल क्लासरूम भी होने चाहिए, स्मार्ट क्लास भी होने चाहिए, तभी जाकर वो अपने ध्येय को पूरा कर सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। विद्यार्थियों को बैठने के साथ ही साथ बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। जन सुविधाएं पर्याप्त हों, तो नेचुरल वाटर है हमारे पास, उसका संरक्षण किया जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का कितना प्रयोग यह शिक्षण संस्थान कर पा रहा है, यह सब देखना है। इसे इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस कहते हैं, उसके पास और कैसे संसाधन है, यह विचारणीय है। दूसरी तैयारी शिक्षा नीति के लिए फैकल्टी रेडीनेस की है। जो टीचर्स हैं प्राइमरी से लेकर के और विश्वविद्यालय तक, वह इस नई शिक्षा नीति के लिए, नए मोड में अध्यापन के लिए, तकनीकी का प्रयोग करने के लिए कितने दक्ष हैं। उन्हें अब कंप्यूटर के लिए यूज टू होना पड़ेगा। इस तकनीकी को समझना चाहिए कि इंटरनेट के माध्यम से हमारी पहुंच कहां तक हो सकती है। जो कंटेंट है जो उनके द्वारा विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, वो किस तरह तैयार हो, किस तरह अपलोड हो, कैसे विद्यार्थियों तक पहुंच हो जाए, इस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। इसे फैकल्टी रेडीनेस कहते हैं। इसके बाद एक रेडीनेस है जिसे हम स्टूडेंट रेडीनेस कहते हैं। इस नई शिक्षा नीति में लाभ लेने के लिए और योगदान देने के लिए विद्यार्थी कितना तैयार है, और विद्यार्थी की तैयारी के लिए कुछ विचारणीय तत्व होते हैं। 3 प्रकार की बातें आवश्यक होती हैं। पहला क्यूरियोसिटी, दूसरा क्रिएटिविटी और तीसरा कमिटमेंट। विद्यार्थी के मन में कितनी जिज्ञासा है, क्या जानना चाहता है, क्या बनना चाहता है, कैसे बनना चाहता है, विषय के बारे में कहां तक जानना चाहता है, कहां तक पढ़ना चाहता है, यह उसकी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा, यह मायने रखती है। फिर उसके अंदर क्रिएटिविटी का भाव होना चाहिए। शिक्षण संस्थान में प्रवेश लिया तो उसे रचनात्मक वृत्ति का होना चाहिए, प्रवृत्ति का होना चाहिए, और यही कृत्य करना चाहिए। ये जो क्रिएटिविटी है, यह विद्यार्थी के लिए बहुत मायने रखती है। और शिक्षा में हम पारंगत हों, प्रवीण हों, जो भी विषय हम लेकर चल रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि कमिटमेंट होना चाहिए, एक संकल्प होना चाहिए कि हमें पढ़ना है और पढ़कर हमें बनना है, और बनकर समाज और राष्ट्र के लिए हमें योगदान करना है। यह संकल्प बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए इस शिक्षा नीति में 2 बातों पर विशेष बल है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन और पर्पज ऑफ एजुकेशन। फिलॉसफी इसके पीछे ये है, जो हमारी सनातनता में निहित है, सा विद्या या विमुक्ते। विद्या वह है जो हमें वर्जनाओं से, संकीर्णताओं से और विभिन्न प्रकार के अभावों से मुक्त करती है। इस शिक्षा नीति के माध्यम से यही किया जाना है। फिर पर्पज ऑफ एजुकेशन, सर्वोन्नति, सर्वांगीण विकास, पूर्ण अभ्युदय, यह है इसका लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत, तो शिक्षा नीति के माध्यम से यह हमें करना है। यह शिक्षा नीति 4 बातों पर अवलंबित है। इसका जो आधार है, पहला आधार है इंक्वायरी, दूसरा है डिस्कवरी, तीसरा है डिस्कशन और चौथा है एनालिसिस। इस शिक्षा नीति में इंक्वायरी का विधान है। हम जानें, हम समझें, हम प्रश्न करें, क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा शिक्षण संस्थान किस प्रकार की उच्च शिक्षा देता है, यह इंक्वायरी कहते हैं। यह शिक्षण संस्थान के लिए भी आवश्यक है, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, विद्यार्थी, टीचर्स, गार्जियंस, समाज के सभी सदस्य, वह इसके बारे में जिज्ञासा करें, जानकारी प्राप्त करें। फिर विश्वविद्यालय तो इसलिए होता है कि डिस्कवरी करे, खोज करे, अनुसंधान करें, शोध करें, और इसके माध्यम से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवीणता की प्राप्ति हो, यह शिक्षा नीति में निहित है। डिस्कशन शिक्षा व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, संवाद, वार्तालाप, इसीलिए ब्लेंडेड मोड का अध्ययन है। क्लासरूम में विद्यार्थी से सीधे संवाद होता है, वार्तालाप होता है, डिस्कशन होता है, परिचर्चा होती है, बहुत सारी बातें इससे निकल कर आती हैं। अब विद्यार्थी स्वयं भी मूल्यांकन करेगा
और उसका मूल्यांकन उसके मित्र लोग भी करेंगे। इसलिए मित्र बनाने का भी विधान डिस्कशन के साथ साथ संबंध भी बनाना है कि विद्यार्थी के बारे में और विद्यार्थियों की सोच क्या है। और जो आखिरी है वह है एनालिसिस। विवेचन की क्षमता विद्यार्थी में होनी है, विश्लेषण की क्षमता विद्यार्थी में होनी है, तभी जाकर विद्यार्थी विद्यार्जन करेगा जिसका अभीष्ट है, जिसका लक्ष्य है और जो उससे अपेक्षा करता है उसका परिवार, यह समाज, यह राष्ट्र। इसलिए इस शिक्षा में 5 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। पहला स्तंभ है एक्सेस, पहुंच। इस शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था कहां तक पहुंच सकेगी। आरंभ में ही मैंने बताया कि पहली बार यह सर्व समावेशी शिक्षा है जिसमें सभी के लिए एक स्थान है। इस देश का हर व्यक्ति शिक्षित और दीक्षित हो, इसका विधान है। जो विद्यालय में, पाठशाला में नहीं आ पाता उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का विधान है। तो इसकी पहुंच, सर्व सुलभता सबके पास हो जाए, यह इस शिक्षा नीति में विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इसमें इक्विटी का, समता का, हर व्यक्ति एक समान इसका लाभ प्राप्त कर सके, संपन्न और विपन्न के आधार पर उत्तम शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई या किसी के लिए सुविधा न हो, इसका विधान इस शिक्षा नीति में है। अर्थात सभी के लिए समभाव इस शिक्षा नीति में है। फिर गुणवत्ता परक शिक्षा का विशेष आग्रह है कि शिक्षा गुणवत्ता परक ही होनी चाहिए, अर्थात श्रेष्ठ नागरिक तैयार हों। तो देश के निवासी हैं श्रेष्ठ नागरिक बने, जो युवा हैं श्रेष्ठ युवा बने, जो किसी भी व्यवसाय में जा रहे हैं वह श्रेष्ठ व्यवसाय करने वाले हों, जिस सेवा में जा रहे हैं श्रेष्ठ सेवा करने वाले हों। इसलिए क्वालिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। एक गुण है इसका वहनीयता, एफोर्डेबिलिटी, कि बहुत महंगी शिक्षा ना हो, तभी इस शिक्षा तक सबकी पहुंच हो पाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि शिक्षा और चिकित्सा राज्य का दायित्व होना चाहिए, इसका बोझ देश के निवासियों पर नहीं पड़ना चाहिए। इस शिक्षा नीति में इसका ध्यान रखा गया है। कम से कम शुल्क में अधिक से अधिक शिक्षा, उत्तम शिक्षा, उच्च शिक्षा की प्राप्ति हो सके, इसीलिए वहनीयता का ध्यान रखा गया है। सर्वोपरि अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की गई है, शिक्षण संस्थान की, शिक्षक की और शिक्षार्थी की, सबकी अकाउंटेबिलिटी होगी। इस शिक्षा प्रक्रिया में यह विशेष विचार किया गया है। इसीलिए अब कहा जाता है, पहले यह होता था व्हाट टू थिंक, हम क्या सोचें, हम क्या पढ़ें, लेकिन अब उसके स्थान पर आ गया है हाउ टू थिंक, हम कैसे सोचें, कितना सोचें, किस तरह सोचें, जिससे हमारा तो विकास हो ही, परिवार का विकास हो, समाज का विकास हो और राष्ट्र का विकास हो। यह बहुत महत्वपूर्ण बात इस शिक्षण व्यवस्था में है, क्योंकि इसका स्वरूप वैश्विक है और आत्मा भारतीय है। इसलिए इसमें अभी ध्यान रखा गया है कि इस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हम ग्लोबल सिटीजन तैयार करेंगे, विश्व नागरिक। और इसलिए है कि हमारी परंपरा में निहित है। महोपनिषद में कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह पराये का है, यह संकीर्ण सोच वाले लोगों का विचार हो सकता है, लेकिन जो उदार चरित्र के लोग हैं, भारत के लोग, इनके लिए पूरी ही धरा एक परिवार की तरह है। तो हम विश्व नागरिक इसलिए बनाना चाहते हैं कि हम पूरी धरा को ही परिवार मानते हैं और इस धरा में सब जगह हम अपने ज्ञान का विस्तार करें, प्रसार करें और अपने ज्ञान से औरों का कल्याण करें। इसमें जितने लक्ष्य हैं हम उस लक्ष्य को लेकर चलें। और 2 बातों पर विशेष ध्यान रखना है, स्किल पर और इनोवेशन पर। स्किल डेवलपमेंट विशेष मायने रखता है। हर अंचल में कुछ विशेषता होती है और उस विशेषता के अनुकूल लोगों के पास कौशल होता है। इसलिए स्किल, रीस्किल और अप स्किल के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की रचना करना है। कौशल विकास
इस शिक्षा नीति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसीलिए वोकेशनल स्टडी पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है और इनोवेशन, नवाचार होना चाहिए। इसका सीधा संबंध अनुसंधान से है, रिसर्च से है। अब हमें केवल साक्षी भाव में नहीं रहना है, दृष्टा भाव में नहीं रहना है, अब हमें कर्ता भाव में आना है। यह इस शिक्षा नीति में निहित है और यह शिक्षा नीति अब हमें निरंतर आगे की ओर ले जाए, इसका हम क्रियान्वयन करें। इसके लिए 4 बातों पर हमें विशेष आग्रह करना है और एक ध्यान और भी रखना है। हमें संकल्पबद्ध होना है, कटिबद्ध होना है, समयबद्ध होना है और एक मिशन के साथ आगे बढ़ना है। और इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए रणनीति बना लें, रोड मैप बना लें, टाइमलाइन बना लें और जो हमारे आसपास रिसोर्स हैं हम उसका ध्यान रखें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अनुसंधान के प्रति विशेष आग्रह है और इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होनी है और जितनी परियोजनाएं होंगी, प्रोजेक्ट होंगे रिसर्च के लिए, उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा, विशेष कोर्स होगा। और पूरी शिक्षा व्यवस्था के लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा, लाइट बट टाइट, सहज भी लेकिन जटिल भी। तो सबका विधान इस शिक्षा नीति में किया गया है ताकि शिक्षा के माध्यम से हम राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर ले चलें। और जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसके प्रति आग्रह है और जिसके प्रति माननीय शिक्षा मंत्री जी का प्रोत्साहन है, हम उसे पूरा करें। आत्मनिर्भर भारत का, सर्वगुण संपन्न भारत का और आने वाले दिनों में दुनिया को आलोकित करने वाले भारत का। कि हम जानते हैं कि आने वाली दुनिया ज्ञान की दुनिया है, उस दुनिया की महानतम शक्ति बनना है और महानतम शक्ति तो हम शिक्षा के माध्यम से ही बन सकेंगे। और तब बनेंगे जब हम अपने परंपरागत ग्रंथों को भी, जो संस्कृत साहित्य में है, विशेष ध्यान रखें, आंचलिक भाषा में अध्ययन करें, मातृभाषा में अध्ययन करें। यह स्वदेशी के साथ स्वभाषा का विशेष संबंध है। हमारी सोच, हमारे चिंतन का विकास मातृभाषा में ही होता है। आरंभिक स्तर पर सब जगह मातृभाषा में शिक्षा देने की विशेषता है और इसी से हम अपने आर्ष ज्ञान को, समकालीन ज्ञान को आधुनिकतम ज्ञान के साथ जोड़ सकेंगे और भविष्य के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे, जैसे हमारे ऋषि करते थे और कृषि परंपरा में लगे हुए लोग यह करते थे। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है और यह ध्यान रख करके ही हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकेंगे। आत्मनिर्भरता के लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों को संदेश भी देते रहते हैं, सुझाव भी देते रहते हैं और संकेत भी करते रहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें निरंतर ध्यान देना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत का आशय है कि एक ऐसा भारत जहां आय और रोजगार के पर्याप्त अवसर हों, एक ऐसा भारत जहां किसी भी प्रकार का अभाव न हो, एक ऐसा भारत जो निरंतर गतिशील हो, एक ऐसा भारत जो निरंतर श्रमशील हो। हमारे यहाँ रोजगार और विश्वास पैदा करना यह आत्मनिर्भरता का मूल आधार माना गया है। हम सभी अब उस दिशा में अग्रसर हैं। इस आत्मनिर्भरता का मार्ग गांव से होकर निकलता है, अर्थात गांव स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। आश्रम, देवालय, शिक्षालय, यह सब आत्मनिर्भरता में अपना योगदान करें। प्राचीन काल में जितने भी आश्रम थे, देवालय थे और शिक्षालय थे, यहाँ भी आय और आजीविका के साधनों का बोध कराया जाता था, क्योंकि वहीं से दक्ष और शिक्षित लोग निकलते थे। आस्था और विज्ञान
दोनों का समन्वय होता था। इसलिए आत्मनिर्भरता में इन सभी के लिए विशेष स्थान है। साथ ही उत्पादन का वितरण के साथ संतुलन होना चाहिए और इसके लिए उचित नियमन होना चाहिए। खाद्यान्न सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, यह आत्मनिर्भरता के सोपान हैं या फलक हैं। इसके लिए बहुत कुछ करना है और यह सब करने का रास्ता शिक्षा नीति से ही निकलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आत्मनिर्भरता के लिए 9 शब्दों की सीढ़ी दी है: लॉ, लैंड, लेबर और लिक्विडिटी। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वह भूभाग कैसा है, वहां किस प्रकार का उद्यम हो सकता है, कैसे उद्योग लग सकते हैं, वहां किस प्रकार का संसाधन है, इसका विधान करना है। वहां किस प्रकार की श्रम शक्ति है, कुशल अकुशल, दक्ष अदक्ष, इसका विधान करना है। तरलता कैसी है वहां, अर्थात जो मौद्रिक व्यवस्था कैसी है, कितना निवेश किया जा सकता है वहां स्थापित होने वाले उद्योग के लिए, और वहां कानून का ढांचा किस प्रकार का है, अर्थात जो भी उद्योग बने कानून के दायरे में हो और कानून की छूट, सहमति और स्वीकृति तीनों आवश्यक है किसी भी प्रकार के उद्योग के लिए। इसके बाद देखना है इकोनॉमी कैसी है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था उछाल वाली होनी चाहिए। ये सौभाग्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक स्थिर और गतिशील व्यवस्था है। स्थिर इस आशय में कि दुनिया में जब कभी भी मंदी का दौर आया है, भारत की आर्थिक व्यवस्था सबसे कम प्रभावित रही है। कारण यह कृषि पर ज्यादा अवलंबित है और किसान जब उत्पादन करता है तो साल भर के लिए तो कोष अपने पास रख ही लेता है, अतिरिक्त को फिर बाहर लाता है, बाजार में लाता है। तो हमारी इकोनॉमी उछाल वाली होनी चाहिए, व्यापार विपणन वाली होनी चाहिए, निर्यातोन्मुखी होनी चाहिए। कम से कम हम आयात करें, अधिक से अधिक हम निर्यात करें, तो गुणवत्तापरक सामान हम पैदा करें। इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, आधारभूत संरचना किस प्रकार की है, प्रणाली कैसी है, जैसे ईज ऑफ डूइंग कहते हैं, आसानी से सुविधा मिल सके रोजगार करने वाले लोगों को, व्यापार करने वाले लोगों को, उद्योग लगाने वाले लोगों को, ये विशेष मायने रखता है। फिर डेमोग्राफी कैसी है, जिस क्षेत्र में उद्योग लगने हैं वहां किस प्रकार की जनसंख्या है, यह भी विचार करना है। और इस डेमोग्राफी के साथ ही साथ वहां डिमांड किस प्रकार का है। तो जिस क्षेत्र में जिस बात की डिमांड हो, जिस वस्तु की, जिस चीज की डिमांड हो, वैसे उद्योग उस क्षेत्र में लगने चाहिए। ये 9 सीढ़ियां हैं। अगर इसका ध्यान रखा जाए तो ऐसे उद्योग सृजित होंगे जिसमें पर्याप्त रोजगार के भी अवसर होंगे, आय के साधन भी होंगे। साथ ही साथ 5 आईज का ध्यान रखना: इंटेंट, इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। आवेश, मत, निवेश और उसके प्रति सोच और सक्रियता, यह किस प्रकार की है उद्योग के संबंध में। फिर वहां किस प्रकार का उद्योग लगा रहे हैं जिसमें हर प्रकार के लोग समाविष्ट हो सके, जो हमारे पास स्रोत हैं, संसाधन हैं, उनका हम प्रयोग कर सके। फिर यह भी देखना है किस प्रकार का निवेश हो रहा है, स्थानीय स्तर के निवेश से हो सकता है, प्रांतीय राष्ट्रीय स्तर के निवेश से हो सकता है, अथवा विदेशी मुद्रा के निवेश से हो सकता है, यह विचारणीय है। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी चर्चा किया ही। इनोवेशन, नवाचार होना चाहिए। नवाचार में ज्यादा लोगों की प्रवृत्ति होती है, उसके प्रति आग्रह होता है और उसके प्रति झुकाव होता है। इसलिए अगर इतना ध्यान रखा जाए तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता के पथ पर हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसके लिए 3 बातों की विशेष आवश्यकता होती है। श्रम एवं श्रम शक्ति का प्रबंधन ठीक प्रकार से होना चाहिए, पूंजी की सुगम उपलब्धता होनी चाहिए, साथ ही प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग होना चाहिए। किस क्षेत्र में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी चाहिए, यह विचारणीय है। हमारी जो पुरानी प्रौद्योगिकी है हम उसका समयानुकूलन कर लें,
जो विदेशों की प्रौद्योगिकी है हम उसका देशानुकूलन कर लें, जैसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बहुधा कहा करते थे। इसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इनोवेशन का हम विशेष ध्यान रखें और तब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के माध्यम से, फिर बृहद उद्योग के माध्यम से हम बहुत कुछ निर्माण करने की स्थिति में आ जाएंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, यह सब सफल हो सकेगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम इकोनॉमी के दो स्वरूपों पर विचार करें, इकोनॉमी ऑफ स्केल और इकोनॉमी ऑफ स्कोप। इकोनॉमी ऑफ स्केल का आश्रय है कम लागत में अधिक उत्पादन करना, इससे बहुत अच्छा सामान बनेगा, लागत कम होने से कीमत कम होगी और उसकी पहुंच जन सामान्य तक हो सकेगी। दूसरा है इकोनॉमी ऑफ स्कोप, और इसका आशय है कि एक ही उद्योग में हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद करें, अर्थात एक ही बड़ा औद्योगिक स्थान हो, विभिन्न प्रकार के सामान वहां बने, इसमें लागत कम लगेगी, उत्पादन अधिक होगा, विविध प्रकार के रोजगार लोगों को मिल सकेंगे और इस तरह से हम संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देने का विधान कर सकेंगे। और आवश्यक है कि हम अपनी महत्ता को पहचानें, हम अपनी स्थानीयता को महत्व दें। इसलिए हमें लोकल के प्रति वोकल होना है और इस लोकल को ग्लोबल बना देना है। हर क्षेत्र में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मैं जिस विश्वविद्यालय में हूं, यह जनजातीय अंचल कहा जाता है। यहाँ के लोग बहुत श्रमशील हैं, निष्कलुष निष्पाप ऐसे लोग हैं। यहाँ इस अंचल में बहुत विशेषताएं हैं, वनौषधियां हैं यहाँ पर्याप्त मात्रा में। हम इन वनौषधियों को आधुनिक तकनीक से विकसित करें और उसे पूरी दुनिया में फैलाएं और नैरोग्यता की स्थिति उत्पन्न करें। आज कोविड-19 का सबसे कम प्रभाव कहीं पड़ा है तो इसी अंचल में पड़ा है, क्योंकि यह अंचल प्रकृति के बहुत ज्यादा समीप है। हम विकास करने के साथ हमेशा विचार करें, यह विकास सतत विकास होना चाहिए, पुरुष प्रकृति का संबंध संतुलित होना चाहिए, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए और वनस्पतियों का बंधन होना चाहिए। इस क्षेत्र में विशेष किस्म का कोदो होता है जिसकी ब्रांडिंग हमारे विश्वविद्यालय द्वारा होती है, अमरकंटक कोदो बोलते हैं। विशेष किस्म का शहद होता है जिसकी ब्रांडिंग पैकिंग हमारा विश्वविद्यालय करता है। हर क्षेत्र में इस प्रकार की चीजें हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्थानीय अंचल पर जो संसाधन है उसके आधार पर हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग लगाएं और वहां लोगों को रोजगार दें, ताकि बाहर रहने पर कभी ऐसी आपदा आ जाए जो आज दौर चल रहा है तो लोगों को विस्थापित ना होना पड़े। हम शहरों का नियोजन अब नए तरीके से करें, जहां कर्मशील लोगों के लिए भी स्थान हो, किसी संकट की स्थिति में पलायन न करना पड़े। इस तरह का काम करने से हम निरंतर आत्मनिर्भरता के उच्च पर जाएंगे, शिखर पर जाएंगे। हमें यह भी ध्यान रखना है कि वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हम सृजित करें। इस क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। हम आने वाले दिनों में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने वाले हैं, खाद्यान्न के क्षेत्र में पहले से आत्मनिर्भर हैं और भी विकास के जो मानक हैं क्रमशः हम उसमें आत्मनिर्भर होंगे। जहां तक सुरक्षा का क्षेत्र है तो आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के क्षेत्र में हम केवल आत्मनिर्भर ही नहीं हैं, हम औरों की सुरक्षा की गारंटी ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। जो हमारी ओर को दृष्टि उठाएगा उसकी आंख बंद कर सकते हैं। यह आज के भारत की पहचान है। आइए हम सभी मिलकर भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, संपन्न और सशक्त राष्ट्र के रूप विकसित करने में अपना योगदान करें और भारत को दुनिया की महानतम शक्ति के रूप में देखने का सपना पूरा करें।
आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी द्वारा बहुत ही सुंदर और सारगर्भित व्याख्यान हम सभी को सुनने को मिला है। आपके पाथेय को, आपके बौद्धिक को, आपके मार्गदर्शन को हम नमन करते हैं। इतना सुंदर जानकारी आपने दिया है नई शिक्षा नीति के बारे में। तो ये और जिस भी माध्यम से जो भी बंधु भगिनी जुड़े होंगे अपने आपको सुन रहे होंगे, वो जरूर मन ही मन प्रफुल्लित हो रहे होंगे इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। आपका पूरी टीम की ओर से स्वागत और आभार। विशाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। बिहार प्रदेश का आप कार्य देखते हैं, तो आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए विशाल जी को आमंत्रित करेंगे। विशाल जी। जी धन्यवाद मनीष जी। श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी गुरु जी को मेरा प्रणाम है कि आज का आपने जो व्याख्यान दिया नई शिक्षा नीति पे, हम सब के लिए मार्गदर्शन है कि आपने इतने सरल ढंग से और एक एक स्टेप को बारीकी से जिस तरीके से स्पष्ट किया, ये वास्तव में आज के कार्यक्रम की सफलता है। क्योंकि कई बार हमें नई शिक्षा नीति पे चर्चा सुनने को मिलती है, लेकिन इतनी सरलता से, सहज और तरीके से एक एक पहलू को आपने स्पष्ट किया। आपको बौद्धिक को, आपके व्याख्यान को सर कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है कि आज के कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण सफलता रही। हमारा मंच आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। एवं साथ ही आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को एक स्पष्ट किया, प्रकृति और पुरुष के संबंध को स्पष्ट किया, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सभी पहलुओं को सर आपने जिस प्रकार से स्पष्ट किया, सभी श्रोताओं की ओर से आपका आभार, धन्यवाद है, कोटि कोटि नमन है।